चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जानेंगे ये इलवर्ट बिल विवाद क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट क्या था, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि इलवर्ट बिल विवाद क्या था। बात है 1880 की, जब लिटन का कार्यकाल खत्म हो रहा था और रिपन का कार्यकाल शुरू होने जा रहा था। 1880 से लेकर 1884 तक रिपन का कार्यकाल रहा। रिपन एक उदारवादी व्यक्ति थे और 1880 से 1884 के बीच उन्हें भारत का वायसराय बनाया गया। वायसराय एक ऐसा व्यक्ति होता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहकर उस देश के लिए, जो देश गुलाम है, उसमें नियम कानून बना सकता था और शासन व्यवस्था सारी उसके हाथ में होती थी। ऐसा क्या कर दिया रिपन ने कि अंग्रेजों ने ही उसका विरोध शुरू कर दिया। जब उन्हें वायसराय बनाया गया तो उन्होंने देखा कि हम भारतीयों की दशा तो बहुत खराब है। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे सुधार करने चाहे और उन्होंने किए भी। उनके जितने भी सुधार हुए उससे ज़्यादा सुधार और किसी अधिकारी ने नहीं किए और किसी वायसराय ने नहीं किए थे। 1881 में सबसे पहले उन्होंने कारखाना अधिनियम लाया, जिसमें उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो हम भारतीयों के लिए बहुत अच्छे थे। मजदूर मिल में जब उन्होंने दशा देखी थी कि कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की दशा और खतरनाक मशीनों में बच्चों से भी काम करवाया जाता था, तो उन्होंने नियम बनाया कि बच्चों को खतरनाक मशीनों से दूर रखना है। उन्होंने कई सारे ऐसे सुधार किए जो हम भारतीयों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। 1881 में उन्होंने दशकीय आधार पर जनगणना भी शुरू की। उन्होंने ही शुरुआत की थी लोकल गवर्नमेंट्स की, जो कि आज हम भारत देश, जिस स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसकी शुरुआत, उसका जनक, लोकल गवर्नेंस का जनक भी हम रिपन को ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी 1881 में। 1878 में लिटन द्वारा लाया गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें यह कहा गया था कि हमारी जो प्रेस है उसको कुछ भी अपनी मर्जी से छापने की आज़ादी नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ भी लिखा, चाहे वो सही हो या गलत, सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसको सील कर देगी, प्रेस को बंद कर देगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सुधार उन्होंने किए, जैसे कि शिक्षा संबंधी सुधार भी रिपन ने ही किए थे। आर्थिक विकेंद्रीकरण सुधार भी उन्होंने किए। और जब ये सारे सुधार उन्होंने किए तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। उस समय होता क्या था कि जो यूरोपीय जज होते थे वो हम भारतीयों की केस की सुनवाई कर सकते थे, हमें सजा दे सकते थे, लेकिन जो इंडियन जज थे वो यूरोपियन व्यक्तियों की या ब्रिटिश व्यक्तियों की केस की सुनवाई नहीं कर सकते थे, उन्हें सजा नहीं दे सकते थे। रिपन को लगा कि इस चीज़ में समानता होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक इलवर्ट नाम के व्यक्ति को कहा कि आप एक ऐसा बिल बनाइए। इसीलिए इस बिल को इलवर्ट बिल के नाम से जाना गया। इलवर्ट ने बिल को ड्राफ्ट किया, उसे लिखा, जिसमें यह बताया गया कि जो यूरोपियन जजेस हैं या इंडियन जजेस हैं वो दोनों ही किसी भी व्यक्ति की सुनवाई कर सकते हैं, यानी इंडियन व्यक्ति की सुनवाई भी कर सकते हैं और ब्रिटिश व्यक्ति की सुनवाई भी कर सकते हैं। अब ये बात इंग्लैंड के अंग्रेजों को बड़ी ही खराब लगी। उन्हें लगा अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि कोई इंडियन जज की इतनी कहा मजाल कि वो किसी यूरोपियन व्यक्ति को सजा दे दे। ये बात उन्हें गवारा नहीं हुई और धीरे धीरे रिपन का विरोध बढ़ने लगा। उस समय की जो ब्रिटेन की महारानी थी वो रानी विक्टोरिया थी और उन्होंने बढ़ता विरोध देखकर रिपन को अपने पास बुलवाया और उनसे कहा कि आपको सुधार करने के लिए, ऐसा सुधार करने के लिए किसने कहा जिसमें इंडियंस और ब्रिटेन दोनों बराबर पे आ जाए। उन्होंने फटकार लगाई रिपन को और बोला हमें ऐसा कोई सुधार नहीं करना है जिससे इंडियंस और हमारी बराबरी हो सके, जाइए इसमें संशोधन कीजिए। और अगले ही साल हर तरफ से बढ़ते हुए दबाव के कारण रिपन को इसमें संशोधन करना पड़ा, जो कि उन्होंने 1883 में किया। संशोधन किया गया कि अगर कोई इंडियंस है, कोई इंडियन व्यक्ति है और उस पर केस की सुनवाई की जा रही है तो जज कोई भी हो सकता है, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो इंडियन हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो यूरोपीय है या ब्रिटिश है तो उसकी अगर केस की सुनवाई की जा रही होगी तो जज अपना निर्णय दे दे। अब चाहे वो जज इंडियन हो चाहे वो यूरोपियन हो, कोई भी जज हो अपना निर्णय दे दे, लेकिन उस निर्णय को लागू तब किया जाएगा, माना जाएगा वो केस जीता है या हारा है। ये कैसे निर्धारित होगा? उसी में
आपकी 12 सदस्यों की जजेस का एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल के अंदर 7 जो जज होंगे वो अमेरिकी या यूरोपियन होने चाहिए और जज का निर्णय आने के बाद ये 12 के 12 जो सदस्य हैं, जो पैनल है, वो डिसाइड करेगा कि वो केस जीत रहा है या हार रहा है, जो जज ने फैसला दिया है वो सही है या गलत है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी यूरोपियन को इंडियन जज ने सजा दे भी दी है तो ये 12 सदस्य जो बैठे हुए हैं, जिसमें से 7 यानी मेजोरिटी जो है वो यूरोपियन या अमेरिकन जज की है, वो उसे गलत कैसे कह देंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही था कि हम इंडियन के साथ धोखा किया जा रहा था, साफ साफ हमारे साथ धोखा छल किया जा रहा था। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद विरोध तो कम हुआ और विरोध कम भी हो गया और ख़त्म भी हो गया रिपन के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अगले ही साल 1884 में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया रानी विक्टोरिया के द्वारा और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। अब इसके बाद डफरिन आया और डफरिन के आने के बाद तब तक हम इंडियंस ये समझ चुके थे कि हमारे साथ तो सामने सामने ही धोखा हो रहा है, क्योंकि ये गोरे, ये अंग्रेज कभी भी हमारा भला नहीं चाहेंगे और अगर कोई भला करेगा भी तो उसे भी पीछे खींच लेंगे और अगर कोई भला करता भी है तो उसके साथ भी बुरा करेंगे। अब हुआ क्या कि जब हमको ये बात समझ में आ गई तो वहीं से स्थापना होती है INSC की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। रिपन के उदारवादी व्यक्तित्व को देखते हुए इंडियन ने उनका समर्थन तो किया, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्हें अगले ही साल उनका ट्रांसफ़र कर दिया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो एक अकेला अंग्रेज बाकी सारे अंग्रेजों के सामने क्या करते। अब बात करते हैं आर्म्स एक्ट की। आर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट कि हम भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। उस समय अंग्रेज जैसे चाहे वैसे हमें प्रताड़ित करते थे और हमारे पास अधिकार जो इंडियंस होते थे, हम होते थे, अगर हमारे पास कोई हथियार है और हम उसका यूज़ कर लेंगे। इस वजह से उन्होंने ऐसा नियम ही बना दिया कि हम अपने पास हथियार नहीं रख सकते। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।